So, hello my dear friends, welcome back with a new lecture. In my new lecture, in which I am going to tell you about weak forces in nature. तो वीक फोर्सेस इन नेचर को हम डिस्कस करेंगे. हमारे पास दो चीजें होती हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स. तो जो फोर्सेस बिटवीन एटम्स भी लगते हैं, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी लगते हैं. मतलब दो एटम के बीच में फोर्स लग रहा है और दो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है. तो जो एटम्स के बीच में फोर्स लगता है उनको हम नाम दे देते हैं बॉन्ड्स, राइट. और हमें पता है हम चार तरीके के बॉन्ड्स पढ़ते हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटेलिक बॉन्ड, राइट. 1 मिनट. और एटम्स के बीच में फोर्सेस जो लगते हैं, जैसे एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल, राइट. एक होते हैं नॉन वॉन डर वॉल फोर्सेस. और कुछ होते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस होता है वॉन डर वॉल फोर्स का, वो हम जब एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे. अभी हमारा आज का टॉपिक ना तो ये रहेगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा. हमारा आज का टॉपिक एक ये रहेगा और एक ये रहेगा. मैं पहले ही बता दूं, मैं एनसीईआरटी से थोड़ा हटके पढ़ाऊंगी ये बात, बट जब मैं एनसीईआरटी रीड कर रही होंगी तो जो जो पॉइंट्स बचेंगे वो एनसीईआरटी रीड करते वक्त कवर हो जाएंगे. हमारे जिन चीज़ों पे हमें इस लेक्चर में फोकस करना है वो है नॉन वॉन डर वॉल फोर्सेज एंड वॉन डर वॉल फोर्सेज. तो लेट्स सी. तो मैंने एक तरफ लिख रही हूँ नॉन वॉन डर वॉल फोर्सेस, जो आगे तीन टाइप्स के होते हैं, 1 2 3. आयन आयन, आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. दूसरे मैंने बताए होते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस. जो दो टाइप के होते हैं, एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. एट्रैक्टिव की कैटेगरी में आते हैं आपके डाइपोल, जिसको आप दूसरा नाम जानते हो कीसम फोर्सेस. डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, जिनको आप जानते हो DEBY फोर्सेस. इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं, तो मैं कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल रही, मैं सिंपल बोल रही हूँ DEBY. एक होता है थर्ड नंबर वाला जो होता है, उसके तीन नाम हैं. एक नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इसका पहला नाम है. इसी का दूसरा नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल. मतलब मैंने इंड्यूस्ड डाइपोल वर्ड 2 टाइम्स लिखा है, ये समझ जाएंगे ना. इंड्यूस्ड डाइपोल मैंने 2 टाइम्स लिखना है.
और तीसरा इसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ओके, तो ये सब है रिपल्सिव फोर्सेस। अब अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इस पूरे क्लासिफिकेशन चार्ट में ऐसे कौन कौन से वर्ड आए जो जिनसे हम रूबरू नहीं है। एक तो आयन वर्ड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक वर्ड है डाइपोल, एक वर्ड है इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक वर्ड है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये 4 वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो पहले हम इन 4 वर्ड्स को डिटेल में पढ़ते हैं और फिर आगे हम देखेंगे इन सबको डिटेल में पढ़ लेंगे। चलिए, तो पहला वर्ड था आयन। आयन हमें पता है किसी भी चार्ज्ड स्पीशीज को आयन कहते हैं, जैसे Na+, Ka+, ये सारे क्या हैं केटायन, और ये क्या है एनायन। तो ये बात तो हमें पता ही थी। नेक्स्ट बात आती है डाइपोल। पार्शियल एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं डाइपोल कहती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H और F, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉन ये है, तो जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी अपनी तरफ खींच के रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस पे क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ रहने की बजाय थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। पूरा नहीं होता कि मैंने यहाँ F, जैसे NaCl में तो क्या होता है पूरा Na+ और Cl- होता है, बट जब मैं डाइपोल लिखती हूँ तो इट डजंट मीन कि पूरा H+ और F नेगेटिव है। नो, इट मीन्स कि H और F में F पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब F की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, H की तरफ कम ओरिएंटेड है। तो ये होता है डाइपोल का मतलब। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल पे। मान लीजिए H और H है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कायदे अनुसार ऐसे ही रहना चाहिए, किसी भी तरफ ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। बट होता क्या, हम जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में से हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है और ये ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। एक जगह फिक्स है क्या यहाँ, कि मतलब ये तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ फिक्स है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस बॉन्ड के बीच में मूव करता रहता है। तो होता क्या है, जब HH का केस होता है तो हम क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बट पूरे दिन में एक ऐसा समय आया होगा जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, तो कभी वो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे और कभी इलेक्ट्रॉन्स इस वाले हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे बॉन्ड में। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं घूमते वक्त। तो हम ये कह देते हैं कि ओवरऑल हम ये नहीं बता पा रहे कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय तक किसके पास रह रहे हैं, क्योंकि इक्वल टाइम ये इसकी तरफ ज़्यादा स्पेंड करते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इसकी तरफ ज़्यादा स्पेंड करते हैं। HF में तो प्रॉब्लम क्या थी कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम F की तरफ रहते हैं, क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स H की तरफ कभी नहीं आते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम F की तरफ खींचे रहते हैं। बट यहाँ पे क्या है
इलेक्ट्रॉन्स कभी एच की इस वाले एच की तरफ ज्यादा खिंच जाते हैं, तो कभी इस वाले एच की तरफ ज्यादा खिंच जाते हैं, और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए खिंचते हैं। तो होता क्या, जब मान लो, तो हम कहते हैं ओवरऑल हम ये नहीं बता पा रहे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले एच की तरफ ज्यादा समय के लिए टिक रहा है या इस वाले एच की तरफ ज्यादा समय के लिए टिक रहा है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दोनों टिकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। बट मैंने क्या बोला, किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा होते हैं तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिव इधर बन जाएगा। तो दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में डाइपोल हर वक्त प्रेजेंट, हम ओवरऑल क्या कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ओवरऑल हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दोनों हाइड्रोजन की तरफ रुकते हैं। बट अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे कभी इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन की तरफ खींचे हुए होते हैं, कभी इस वाले की तरफ, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है इट एक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग। कभी इधर से स्प्रिंग ज्यादा खिंच जाता है तो कभी इधर से स्प्रिंग ज्यादा खिंच जाता है। समझ आया? तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल पे। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये लेक्चर वरना बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताने लायक चीजें बहुत ज्यादा है, तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब HF है मेरे पास और मैं इस मॉलिक्यूल के पास H को ले आई। तो देखिए, जैसे ही मैं इस वाले H को इस वाले F की तरफ लाऊंगी तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से इस वाले हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर ही रहे तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, और इस तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव बनेगा। तो इस वाले मॉलिक्यूल की वजह से इस वाले मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंड्यूस्ड डाइपोल। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपको सिर्फ रट्टे मारने होंगे, तो वो एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आपको एक चीज याद रखनी है, मॉलिक्यूल्स दो तरीके के हो सकते हैं, ये तो हमें पता ही है, या तो वो पोलर होंगे या वो नॉन पोलर होंगे। अगर तो वो पोलर हैं तो उनमें मतलब डाइपोल प्रेजेंट होगा हमेशा, तभी तो उनका नाम पोलर पड़ा, और इसमें डाइपोल प्रेजेंट नहीं होगा। इस वाले में पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल भी हो सकता है और इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी हो सकता है, राइट? यहाँ पे इंड्यूस्ड नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे डाइपोल हमेशा होगा या फिर इंस्टेंटेनियस होगा। यहाँ पे नॉन पोलर में डाइपोल हमेशा नहीं होता, बट डाइपोल आ सकता है ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल और ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ओके, तो आपने ये देखा कि चाहे मॉलिक्यूल पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो मैं इसीलिए कह रही थी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट रटने भी होते हैं, हर एक बात का मैं फील दे पाऊँ आपको, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन केमिस्ट्री। तो आई होप ये लिख लिया है। और अगर ये वाली चीज याद नहीं भी रहती तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं। वेट अ मिनट, तो मैं
मैं नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस जब लिख रही थी स्टार्टिंग में, तो मैंने तीन कैटेगरी लिखी थी, आयन आयन, आयन डाइपोल, और एक लिखी थी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन आयन कब होगा, मान लीजिए ये वाला इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ वाली स्पीशीज ली है, स्पीशीज ए, वो भी एक आयनिक स्पीशीज है, और यहाँ जो स्पीशीज ली है बी, वो भी एक आयनिक स्पीशीज है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा आयन आयन नॉन वॉन्डरवॉल फोर्स। अब मैं इसको बताऊं आयन डाइपोल, तो यानी कि मेरी जो स्पीशीज ए है वो आयनिक है, और जो स्पीशीज बी है वो मेरी डाइपोल है। मान लीजिए HF है, तो ये डाइपोल है, और यहाँ पे मैंने Na+ ले लिया। तो इन दोनों के बीच में, इन दो चीजों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम कहेंगे आयनिक डाइपोल टाइप ऑफ नॉन वॉन्डरवॉल फोर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दोनों के बीच। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब यहाँ पे कोई आयन है और यहाँ HH है, तो इस आयन के इस HH के पास आने की वजह से इस HH नाम के मॉलिक्यूल में ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा अट्रैक्शन की वजह से, और यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा। इसमें डाइपोल क्रिएट हुआ, मतलब इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ। तो ये क्या हो गया, ये जो फोर्स है वो एक आयन के और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में लग रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल नॉन वॉन्डरवॉल फोर्स। तो आई होप सो ये नाम क्लियर है कि नाम कैसे पढ़े हैं। अब मैं बताती हूँ वॉन्डरवॉल फोर्स। डाइपोल डाइपोल जिसका दूसरा नाम था कीसम, राइट, ये एक HF है, ये एक HF है, ये दोनों ही डाइपोल हैं, है ना। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल वॉन्डरवॉल फोर्स। समझ आ रही है बात आपको। फिर आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जिसका दूसरा नाम था DEBYE, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल वर्ड साथ में, और ये वाला पहले वाला डाइपोल अलग है, दोबारा लिख देती हूँ मैं इसे। डाइपोल बीच में ये, फिर आता है इंड्यूस्ड डाइपोल। ये वाला वर्ड आपस में साथ में है और ये वाला वर्ड अलग है। यहाँ पे बीच में मुझे ये साइन नहीं लगाना, ये वाला साइन जो यहाँ है यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये एक ही वर्ड है, साथ में है मतलब ये। तो मतलब मेरा एक मॉलिक्यूल में डाइपोल होना चाहिए और दूसरे में डाइपोल नहीं होना चाहिए, दूसरे में डाइपोल इस वाले मॉलिक्यूल की वजह से इंड्यूस होना चाहिए, और इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा उसको मैं कहूंगी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तीसरा है आंसर क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये एक मॉलिक्यूल है HH जिसमें मान लीजिए एक ऐसा इंस्टेंट आया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस वाले हाइड्रोजन पे ज़्यादा थी। तो ये मैं एक ऐसा टाइम ले रही हूँ, मैंने मॉलिक्यूल को उस टाइम पे ऑब्जर्व किया जब H की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले H पे ज़्यादा थी। तब मैं एक इसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल ले आई दूसरा, क्लोरीन क्लोरीन। तो हुआ क्या, जैसे ही मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के पास लाई तो इस वाले क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इस वाले मॉलिक्यूल में बना, और इसके इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनने की वजह से इस वाले मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो इस वाले के बीच में क्या नाम हो सकता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, या इंड्यूस डाइपोल भी इसका दूसरा नाम था, राइट। और इसका तीसरा नाम था लंदन डिस्पर्जन फोर्स।
मान लीजिए अगर मैं कहीं लिखती हूँ कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल प्रेजेंट है, तो मेरा कहने का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब होता है इस मॉलिक्यूल में परमानेंटली डाइपोल प्रेजेंट है। अगर मैं सिंपल डाइपोल लिखती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बोल रही हूँ ये मॉलिक्यूल में डाइपोल प्रेजेंट है, इसका मतलब है उसमें परमानेंटली डाइपोल प्रेजेंट है। पर अगर मैं कह रही हूँ किसी मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस डाइपोल आया है या इंड्यूस्ड डाइपोल आया है, तो ऐसा जो डाइपोल है जो इंस्टेंटेनियस है, इंड्यूस है, वो टेम्परेरी है, मतलब कुछ समय के लिए है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया HH, राइट? तो इसमें मान लीजिए अभी इस इंस्टेंट पे इस वाले हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव है, तो क्या ये परमानेंटली ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा? नहीं। हम ओवरऑल तो इस मॉलिक्यूल को क्या मानते हैं? नॉन पोलर ही मानते हैं ना। इसमें हम डाइपोल वैसे मानते तो नहीं ना। हम कह रहे हैं किसी इंस्टेंट पे जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास ज्यादा जा रहे हो, इस वाले के पास कम जा रहे हो, तो ये फॉर टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है HF की तरह ये कि हमेशा F के ऊपर नेगेटिव रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव ना। सिमिलरली इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब HF है मेरे पास, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जब मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के पास लाई तो इस वाले हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो गया। अब जैसे ही मैं इस मॉलिक्यूल को दूर ले जाऊंगी या यहाँ से हटा दूंगी तो इसका जो डाइपोल क्रिएट हुआ है वो हट जाएगा। तो क्या इंड्यूस्ड डाइपोल हमेशा के लिए एग्जिस्ट किया? नहीं। क्या इंस्टेंटेनियस डाइपोल हमेशा के लिए एग्जिस्ट किया? नहीं, ये टेम्परेरी है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो आपके फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर लेसन 1 क्लास 12 में पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज k q1 q2 by r and force is equal to k q1 q2 by r square। तो क्या इससे मैं ये इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन r? बताओ, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को r से डिवाइड कर दूं तो ये क्या ये आ जाएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो सिर्फ दो चार्ज्ड पार्टिकल्स का केस होता है। नहीं, ये इक्वेशन हर जगह वैलिड है, चाहे मैं आयन लूँ, चाहे मैं आयन डाइपोल लूँ, उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में यही रिलेशन होता है। ये जरूरी नहीं है कि दो चार्ज्ड स्पीशीज के बीच में ही ये रिलेशन एग्जिस्ट करे। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिल्कुल रट्टा मारना है हमें, वो है ये आयन डाइपोल, डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये मैंने बताया आपको। ये इनमें से वंडरवॉल, नॉन वंडरवॉल ये है और ये है। जहां पे भी आयन आ जाए ना वो नॉन वंडरवॉल है, ठीक है। अब बताओ, इसमें मैं यहाँ फोर्स लिख रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ फोर्स और यहाँ मैं लिखूंगी एनर्जी। तो आयन के बीच का जो फोर्स होता है, मान लो ये एक आयनिक स्पीशीज है, ये एक आयनिक स्पीशीज है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। आयन डाइपोल के बीच का जो एनर्जी होती है, यहाँ सॉरी मैंने फोर्स बोल दिया, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। डाइपोल के बीच की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है r³ के।
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r4 के। r इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r6 के, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r6। अब मैंने बोला कि एनर्जी को अगर मैं r से डिवाइड कर दूं तो फोर्स आ जाएगा, राइट? तो मतलब एनर्जी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये तो एनर्जी हो गई, इनटू r, क्योंकि एनर्जी को r से डिवाइड करा तो यहाँ r²। मतलब फोर्स के लिए आपने जो r की जो पावर है डिनोमिनेटर में वो बस इंक्रीज करनी है। जैसे यहाँ r की पावर 1 है तो फोर्स में r की पावर 2 लिख देंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 7। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मैं इरेज करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल में मैंने बताया डाइपोल डाइपोल में दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है स्टेशनरी मॉलिक्यूल और एक होता है रोटेटिंग मॉलिक्यूल। ये आपको ये नहीं समझना स्टेशनरी या रोटेटिंग मैं क्यों लिख रही हूँ, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल चीज है। सिंपल सा याद रखना है कि स्टेशनरी मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अभी पिछला जो चार्ट आपको बनवाया उसमें मैंने क्या लिखा था 1/r3 एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी के लिए मैंने 1/r3 लिखा तो ये जो होता है ना ये स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए होता है। रोटेटिंग मॉलिक्यूल के 1/r6 होता है, ये याद रखना है। और ये कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी कि स्टेशनरी और रोटेटिंग में क्या क्या लिखवा दिया, स्टेशनरी क्या रोटेटिंग क्या। जस्ट ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए नीट लेवल के लिए इतना ही बहुत है कि आपको ही पता है, बल्कि ये भी नहीं लिखेंगे वो रोटेटिंग है स्टेशनरी, ज़्यादातर तो ये आएगा आंसर। बट अगर वो स्पेशली मेंशन कर दे कि हम रोटेटिंग मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहे हैं तो ये आ जाएगा। रोटेटिंग स्टेशनरी कुछ मत ध्यान रखिए, बस ये रट्टा चढ़ाना है। जो मैंने अभी टेबल बताई और ये बताई इसका सिर्फ आपको याद करना है, ये रहने दीजिए आप। बस इसको याद कर लीजिए कि स्टेशनरी के लिए 1/r³ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पे 1/r6 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक ये लिखिए वॉन डेर वाल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज। These are short range force, मतलब जब मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे तभी ये फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट तो हर वक्त ही करेंगे बट ज्यादा इनका इफेक्ट तब देखने को मिलेगा जब ये शॉर्ट रेंज होंगे। दूसरा है वीक फोर्स है, मैंने हेडिंग ही यही लिखवाई थी वीक फोर्सेस इन नेचर। तीसरी बात ये है कि ये डिपेंड करेंगे कि वॉन डेर वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। 1 मिनट।